हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद सुनील कुमार में। आज हम पढ़ने वाले हैं शेर शाह का शासन प्रबंध। शेर शाह को हम 3 भागों में बांट कर देखेंगे। तो पहला वीडियो जो मैं बना रहा हूं यह होगा शेर शाह के शासन प्रबंध के विषय में, उसका केंद्रीय और प्रांतीय प्रशासन कैसा था इन सब के बारे में। फिर दूसरे भाग में हम देखेंगे उसका भू राजस्व प्रबंध कैसा था, वह बहुत महत्वपूर्ण है और उससे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, तो इसलिए हम उसको पहले दूसरे भाग में देखेंगे। फिर अंत में हम देखेंगे उसके जन कल्याण के कार्यों को, जो कि एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। तो इस तरह से शेर शाह ये 3 ही वीडियो में और अलग अलग करके हम देख लेंगे, ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर शेर शाह के राजनीतिक जीवन के विषय में, खास करके उसके कुछ राजनीतिक विजय बचेंगे, उसमें बहुत महत्वपूर्ण नहीं है और मैं राजनीतिक इतिहास पर उतना जोर भी नहीं देता। तो उसमें ज़्यादातर जो पूछा जाता है वह उसका हुमायूं के साथ जो संघर्ष है, खास करके चौसा का युद्ध और कन्नौज और बिलग्राम का जो युद्ध है, उसी के विषय में ज़्यादा पूछा जाता है। पर सिर्फ उनकी डेट और किन के बीच हुआ था, और ये तो बहुत आसान है, आप इसको जान ही लेंगे। तो आज हम शुरू कर रहे हैं शेर शाह के शासन प्रबंध के विषय में। तो शेर शाह आप जानते हैं उसके बचपन का नाम फरीद था। फरीद खान उसके बचपन का नाम था। उसके पिता हसन खां थे। उसका जन्म हुआ 1472 ईस्वी में। 1472 या फिर 1486 ईस्वी, इसमें विवाद है इतिहासकारों में। खास करके शेर शाह के ऊपर सबसे अच्छा कार्य करने वाले KR कानूनगो का मानना है कि 1486 में उसका जन्म हुआ था, पर अन्य दूसरे लोग 1472 बताते हैं, पर उसमें हम नहीं जाएंगे। 1545 में कलिंजर अभियान के समय 1545 में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये तो था उसका संक्षिप्त परिचय। अब हम उसके प्रशासन की बात करेंगे। तो शेर शाह के जो प्रशासन था उसी से मिलता जुलता आपको दिल्ली सल्तनत में भी जो प्रशासनिक ढांचा है कुछ थोड़ा बहुत बदलाव के साथ वैसा ही दिखता है, और मुगल काल में भी जो केंद्र और प्रांत की जो संरचना है लगभग समान ही थी। थोड़े बहुत बदलाव आपको उसमें दिखेंगे, नहीं तो सब कुछ वैसे ही था। तो सबसे पहले केंद्रीय प्रशासन की बात करें तो शेर शाह के केंद्रीय प्रशासन में 4 मुख्य विभाग थे जो उसके पूरे केंद्र का प्रशासन देखते थे। तो सबसे पहला इसमें है दीवान-ए-वज़ारत। दीवान-ए-वज़ारत का मतलब है जो उसका वित्त मंत्रालय है या प्रधानमंत्री है, जो प्रशासन का केंद्र में सुल्तान के बाद सबसे महत्वपूर्ण पद होता था, यह हुआ है। तो दीवान-ए-वज़ारत शेर शाह के बाद सबसे महत्वपूर्ण पद था, जो वित्त मंत्री भी था एक तरह से और उनका प्रधानमंत्री भी। तो ये उससे संबंधित है। दूसरा है दीवान-ए-आरिज। तो दीवान-ए-आरिज जो है यह सैन्य विभाग था। तो ये तो था सेना से संबंधित सबसे प्रमुख विभाग, जो दीवान-ए-आरिज कहलाता था। तीसरा इसमें है दीवान-ए-रसालत। दीवान-ए-रसालत के विषय में स्पष्ट बहुत नहीं है। यह संभवतः धार्मिक अनुदान विभाग से संबंधित था, कि जैसे जो भी उस समय साधु संत थे, फकीर थे और अन्य जो धार्मिक मौलवी होते थे, उनको दान और भूखंड प्रदान करना इस विभाग का कार्य था। फिर जो अंत में चौथा केंद्रीय विभाग है, यह है दीवान-ए-इंसा। दीवान-ए-इंसा संभवतः पत्राचार से संबंधित कोई विभाग रहा होगा, जिसमें अन्य दूसरे पड़ोसी राज्यों से संबंधित जो पत्र व्यवहार हैं उसका कार्य देखना और सुल्तान तक सूचनाएं पहुंचाना, यह दीवान-ए-इंसा का कार्य होता था। तो केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत जब दीवान अगर है, दीवान जहां रहता है, इसका मतलब है कि वह जो विभाग है वह केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत आता है। तो यह हमेशा दिल्ली सल्तनत में भी और मुगल काल में भी, शेर शाह के समय में भी, जो भी दीवान से पद शुरू होंगे उनके नाम वह केंद्रीय विभाग में आते हैं। और बाकी इसी से पता चलता है कि यह विभाग किससे संबंधित है। जो वज़ारत का पद है वह हमेशा प्रधानमंत्री और वित्त मंत्रालय से, आरिज हमेशा सैन्य विभाग से संबंधित होता है। तो नाम से ही यह सभी में समान है। दिल्ली सल्तनत में भी जो दीवान-ए-अर्ज है या फिर दीवान-ए-जो-आरिज है वह सैन्य विभाग से संबंधित होता था, उसमें कोई अंतर नहीं है। और दीवान-ए-रसालत भी ठीक उसी तरह से धार्मिक अनुदान विभाग से
संबंधित रहा था। अब हम उसके प्रांतीय प्रशासन की बात करें तो शेरशाह का जो प्रांत का प्रशासन है, प्रांत यानी कि आधुनिक जो राज्य के समान इसको समझ सकते हैं। तो प्रांतों को आप आधुनिक राज्य के समान समझ सकते हैं। तो प्रांतों में जो प्रांतों का प्रमुख होता था, प्रांतों में जो प्रांत होता था उसको सूबा कहा जाता था। तो और उस प्रांत में 3 मुख्य अधिकारी होते थे शेरशाह के समय। उनमें एक हकीम था, हकीम न्याय विभाग से संबंधित रहा होगा, और अमीन भू राजस्व की वसूली और ज़मीन की पैमाइश प्रांतों में उसका कार्य था। और फौजदार जो प्रांतों में रहता था वह शासन प्रबंध और शासन संचालन और प्रांतों में शांति व्यवस्था की स्थापना, यह फौजदार का कार्य रहा होगा, रहा ही था, यह उसी से संबंधित था। तो प्रांतों में अब हम बंगाल के प्रांत का जो प्रशासन था उसकी बात करेंगे, क्योंकि बंगाल का जो प्रांत है वह बहुत महत्वपूर्ण था। बंगाल प्रांत शेरशाह के लिए इतना महत्वपूर्ण था कि शेरशाह ने हुमायूं के लिए उससे संघर्ष किया था, और शेरशाह को बंगाल से काफ़ी बड़ी मात्रा में धन भी प्राप्त हुआ था, इसलिए उसने बंगाल प्रांत की संरचना में बहुत ध्यान दिया था। तो इसलिए हम बंगाल प्रांत का जो प्रशासनिक ढांचा था उसकी बात ज़रूर करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत पूछा जाता है। तो बंगाल के लिए आप जानते हैं कि हुमायूं ने भी बंगाल को पाने के लिए शेरशाह से बहुत कठिन संघर्ष किया था, और बंगाल और हुमायूं और शेरशाह के मध्य बंगाल को लेकर ही सबसे अधिक संघर्ष भी चल रहा था। जैसा सतीश चंद बताते हैं कि उन दोनों के मध्य जो विवाद की प्रमुख वजह थी वह बंगाल ही थी, और जबकि अन्य लोग बिहार या फिर दूसरे अन्य राज्यों की बात करते हैं, पर सतीश चंद का कहना है कि वह बंगाल ही था जिसकी वजह से हुमायूं और शेरशाह के मध्य बहुत संघर्ष चल रहा था। तो बंगाल का जो प्रशासन है उसमें एक अधिकारी है काजी फजीलत, जो बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया गया। शेरशाह ने काजी फजीलत को बंगाल का सूबेदार बनाया और उसे अमीन बंगाल नाम दिया। तो जो काजी ये फजीलत है उसी को बंगाल प्रांत का सूबेदार बनाया और उसे अमीन बंगाल कहा गया। अमीन बंगाल काजी फजीलत को कहा गया। और बंगाल का जो प्रांत है उसको 19 सरकारों में विभाजित किया गया। 19 सरकारों का मतलब है जिले का प्रशासन, यानी कि बंगाल प्रांत को 19 जिलों में बांटा गया। तो जिले उस समय शेरशाह के समय सरकार कहलाते थे। तो अभी हम आएंगे सरकार का जो प्रशासन था उस पर भी। तो के.आर. कानूनगो का कहना है कि जो बंगाल प्रांत है उसका विभाजन शेरशाह ने 19 सरकारों में किया, ये कहना है कानूनगो का। और जबकि आधुनिक मतों से यह सिद्ध होता है कि जो शेरशाह बंगाल का जो प्रशासन है उसमें 47 सरकारों में विभाजित किया गया था। ये है 47 सरकारें। यह आधुनिक मत है कि बंगाल का प्रशासन 47 सरकारों में या जिलों में विभाजित था, और जबकि कानूनगो का कहना है कि 19 सरकारें बंगाल में थी और उसका पूरा साम्राज्य जो है वह 47 सरकारों में विभाजित था, ऐसा कानूनगो मानते हैं। कानूनगो आप जानते हैं कि शेरशाह के ऊपर जो अब्बास खान सरवानी की तारीख़ शेरशाही है उसी को आधार बनाकर कानूनगो ने शेरशाह एंड हिज टाइम्स नामक एक पुस्तक लिखी है, जो शेरशाह के ऊपर सबसे प्रामाणिक पुस्तक मानी जाती है। शेरशाह एंड हिज टाइम्स, ये पुस्तक है कानूनगो की। ये पुस्तक शेरशाह के ऊपर सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है। शेरशाह का जो शासनकाल के विषय में जानकारी का सबसे प्रमुख स्रोत है वह अब्बास खान सरवानी की तारीख़ शेरशाही है, और यह लिखी गई थी मुग़ल सम्राट अकबर के समय। अकबर ने ही यह आदेश दिया कि इतिहास लिखा जाए, तो शेरशाह के शासनकाल के विषय में भी अब्बास खान सरवानी ने यह प्रसिद्ध पुस्तक लिखी है, और शेरशाह के विषय में जानकारी का स्रोत भी वही पुस्तक है। और कानूनगो की शेरशाह एंड हिज टाइम्स भी एक महत्वपूर्ण पुस्तक, प्रामाणिक पुस्तक मानी जाती है।
तो अब हम आते हैं, ये हो गया बंगाल का प्रांतीय प्रशासन भी। हाँ, तो अब हमने शेरशाह के केंद्रीय प्रशासन और उसके प्रांतीय प्रशासन में बंगाल का भी प्रशासन जो महत्वपूर्ण था देख लिया है। अब उसके प्रशासनिक ढांचे में सरकार का प्रशासन बचा है, फिर परगना और गांव का प्रशासन। यह बहुत पूछा जाता है। केंद्रीय प्रशासन तो बहुत कम, पर परगने के प्रशासन में अधिकारी और उनके क्या कार्य थे, इनसे संबंधित बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सरकार जो है शेरशाह के समय में वह आज के ज़िले के समान था। तो यह भी जानते रहें कि जो सरकारें थी वह शेरशाह के समय ही अस्तित्व में थी, और शेरशाह के समय जो ज़िला था उसे सरकार कहा जाता था। तो जो सरकार या ज़िला है, ज़िला प्रशासन का या फिर सरकारों का शेरशाह के समय जो सबसे प्रमुख अधिकारी था वह सिकदार या सिकदारान कहलाता था। तो ये जो सिकदार या सिकदारान है, यही सरकार या ज़िले का सबसे बड़ा अधिकारी होता था। आज आधुनिक समय में आज इसे आप आईएएस अधिकारी या फिर जिला मजिस्ट्रेट से, डीएम से इसकी तुलना कर सकते हैं कि शेरशाह के समय जो सिकदार या सिकदारान थे वही आधुनिक जिला मजिस्ट्रेट के समान थे। यह कहना है के.आर. कानूनगो का। के.आर. कानूनगो ने ही कहा है कि जो आधुनिक जिला मजिस्ट्रेट हैं वह शेरशाह के समय सिकदार या सिकदारान के समान थे। यह महत्वपूर्ण है, यह पूछा भी गया है बहुत बार, तो इसको ज़रूर जानते रहें। तो सरकार या ज़िले के प्रशासन में एक और अधिकारी है जो न्यायाधीश है, वह मुंसिफ है, मुंसिफान है। मुंसिफ है, मुंसिफान जो है यह है जो सरकार या ज़िले के प्रशासन में जो सबसे बड़ा अधिकारी न्यायाधीश था वह मुंसिफ है, मुंसिफान कहा जाता था। इसका कार्य ज़िले में न्याय का कार्य देखना था। तो सरकार या ज़िले प्रशासन में दो ही अधिकारी महत्वपूर्ण हैं, एक सिकदार या सिकदारान जो जिला अधिकारी है, और दूसरा मुंसिफ है, मुंसिफान जो कि न्यायाधीश है। तो ये तो हो गया जिला प्रशासन। अब हम आते हैं परगने के प्रशासन में। तो शेरशाह के समय जो परगना प्रशासन है इसमें ही कई अधिकारी आपको देखने को मिलेंगे, और यह महत्वपूर्ण है भी। तो जो परगने का प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी है वह सिकदार होता था। जिले में आपने देखा कि सिकदार या सिकदारान प्रमुख जिला अधिकारी है, और जबकि परगने में सिकदार जो है वह परगने का प्रमुख है, और सिकदार परगने का प्रमुख है, और आमिल और अमीन जो हैं यह भी परगने के स्तर के अधिकारी थे। तो यह ध्यान जरूर आप रखें कि कौन से अधिकारी किस प्रशासनिक वर्ग से संबंधित थे और उनके कार्य क्या थे, यह भी बहुत इम्पोर्टेंट रहता है इसमें यही जानना। तो जो आमिल है और अमीन है यह परगने स्तर के अधिकारी थे, और यह संबंधित थे भू राजस्व से। आमिल और अमीन जो थे यह भू राजस्व से संबंधित अधिकारी थे, और जबकि परगने में जो मुंसिफ है या फिर न्यायाधीश का कार्य देखता था। तो मुंसिफ है, मुंसिफान जैसे जिले में प्रमुख न्यायाधीश था, तो परगने में जो मुंसिफ है वह न्याय का प्रमुख कार्य देखता था। और जबकि आमिल जो है ये आमिल और अमीन दोनों भू राजस्व की वसूली और ज़मीन की पैमाइश का कार्य देखते थे परगने में। फिर परगने में ही एक अधिकारी का नाम मिलता है, वह फौजदार या फिर खजांची होता था। और फिर कारकुन या फिर राजस्व लिपिक, जो परगने में यह राजस्व से संबंधित कागजों का लेखा जोखा लिखना, उसमें तैयार करना, यह कारकुन का कार्य रहता था। तो अभी हो गया परगना का प्रशासन। अब उसमें सबसे अंत में सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई जो गांव का प्रशासन है उसमें देखते हैं। तो गांव के प्रशासन में दो ही महत्वपूर्ण अधिकारी हैं। पहला है मुकद्दम। तो मुकद्दम को आप गांव प्रधान या फिर चौधरी किसी से भी इसकी समानता कर सकते हैं। तो जो मुकद्दम है इसका कार्य राजस्व वसूली से संबंधित था। यह राजस्व वसूली करके बड़े अधिकारियों को, परगने स्तर के बड़े अधिकारियों को जो भू राजस्व से संबंधित थे, आमिल और अमीन, उनको भू राजस्व देता था। गांव से राजस्व की वसूली करने के बाद फिर गांव प्रशासन में एक अधिकारी पटवारी है, जो ग्रामीण प्रशासन में शेरशाह के समय अभिलेखों का जो रिकॉर्ड रखता था पटवारी। यह गांव में
जो भी लोग भू राजस्व अदा करने वाले थे किसान, उनसे संबंधित जो अभिलेख हैं उनका रिकॉर्ड पटवारी रखता था, और जो मुकद्दम है वह भू राजस्व की वसूली करके अपने ऊपरी स्तर के अधिकारियों को देता था। तो इस तरह से अब शेरशाह के प्रशासनिक ढांचे को हमने समझ लिया है कि उसका केंद्रीय प्रशासन कैसा था, और साथ में प्रांतीय प्रशासन में बंगाल के प्रशासन को भी हमने देखा है जो महत्वपूर्ण था, फिर उसका सरकार या जिले का प्रशासन, और फिर परगना और गांव का प्रशासन। तो इस तरह से शेरशाह ये हो जाता है। अब इसके बाद हम अगले वीडियो में देखेंगे शेरशाह का भू राजस्व प्रबंध कैसा था, उससे संबंधित बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद शेरशाह का भू राजस्व प्रबंध और उसकी मुद्रा व्यवस्था जो प्रणाली थी वह, और फिर उसके जन कल्याण के जो कुछ कार्य थे उसके विषय में हम देखेंगे। तो अब आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आया या आपको कुछ समझ में आया, अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।